नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को मात्र एक वीडियो में खत्म किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड पेडागोजी के टॉप लेवल के क्वेश्चन मात्र एक वीडियो में कराने वाला हूं। यह वीडियो पूरे यूट्यूब के इतिहास की नंबर 1 वीडियो साबित होगी, क्योंकि संपूर्ण कंटेंट आपको मात्र एक वीडियो में देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प हो जाएगा। सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार भाटे किस कारण से आते हैं? सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। करेक्ट आंसर 4 विकल्प यहाँ पर होगा। निम्न ज्वार नव संचालन में सहायक नहीं होता है। कौन सा ज्वार होता है? जो उच्च ज्वार आते हैं वो नव संचालन में सहायक होते हैं। ज्वार भाटा किसको बोलते हैं? जो महासागर का जो उठता जल है, कैसा जल है? उठते जल को ज्वार बोलते हैं, और गिरते हुए जल को क्या बोलते हैं? गिरते जल को भाटा के नाम से जानते हैं। ये महासागर में प्रतिदिन आते हैं, ना कि महीनों में आते हैं, यानी कि ये हर समय आते ही रहते हैं समुद्र की सतह में। ज्वार भाटे 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है उच्च ज्वार भाटे और दूसरा प्रकार होता है लघु ज्वार भाटे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए उच्च ज्वार कब आते हैं, उच्च ज्वार तब आते हैं जब अपनी पृथ्वी, अर्थ और मून यानी कि चंद्रमा, ये कैसे होते हैं? नजदीक होते हैं। जब पास पास होते हैं तब उच्च ज्वार समुद्र की सतह में आते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी पास पास में होते हैं तब कैसे ज्वार आते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। अगर मैं बात करूं निम्न ज्वार यानी कि लघु ज्वार कब आते हैं, यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। लघु ज्वार तब आते हैं जब अपनी पृथ्वी, क्या? जब अपनी पृथ्वी और चंद्रमा यानी कि मून और सन, सूरज, ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे से दूर होते हैं ना, ये तीनों एक दूसरे से दूर होते हैं, तब ये विपरीत बल लगाते हैं, विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। तब ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार या लघु ज्वार भाटे पृथ्वी की सतह पर आते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 4 विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नौका दौड़ भारत के किस त्योहार से जुड़ा है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ओणम से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न 2 कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही उत्तर चयन करें। यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसलिए 3rd विकल्प दोनों ए तथा बी सही है। कैसे सही है समझ लो। यहाँ पर आप लोग पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती हैं उनका कारण क्या है? उनका कारण है पृथ्वी का जो घूर्णन कक्ष है, इसकी कक्षा के समतल में सापेक्ष झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 66.5 डिग्री के कोण से झुका हुआ है अक्ष समतल में। ठीक है ना, इसलिए ये करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतु प्रवास के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ऋतु प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का एक उदाहरण है। ऋतु प्रवास के दौरान लोग यातायात के उच्च विकसित साधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए ऋतु प्रवास आखिर होता क्या है। ऋतुओं के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु प्रवास कौन से लोग करते हैं? वे लोग करते हैं जो अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थानों पर उनको जाना पड़ता है, पशुओं के साथ, यानी कि पशु चारण वाले व्यक्ति ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। यहाँ पर पहले ही वाला सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ ऋतु प्रवास कैसे होता है। जब गर्मी पड़ती है, तो पशुपालक जो होता है व्यक्ति अपने पशुओं को कहाँ पर ले जाता है?
तब वो ले जाता है पर्वतों की ओर अपने पशुओं को। जब सर्दी पड़ने लगती है तब वो अपने पशुओं को कहाँ पर ले जाता है? तब वो मैदान में ले जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। इसलिए पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। निम्न में से बेमेल को छांटिए। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ज्वारीय वर्षा। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है जो कि मेल ना खाता हो। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ज्वारीय वर्षा। ज्वारीय वर्षा किसी भी प्रकार की कोई वर्षा नहीं होती है। संवहनीय वर्षा भी होती है, पर्वतीय वर्षा भी होती है और चक्रवाती भी वर्षा होती है। आपको यहाँ पर बेमेल बताना है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ज्वारीय वर्षा हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भारत की संसद में शामिल है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। आप लोग जानते होंगे जो संसद का निर्माण होता है वो 3 लोगों से मिलकर के होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? संसद का निर्माण करती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल की तरफ बढ़ेंगे तो घनत्व कैसा होगा? घनत्व घटता होगा, यानी कि घटता हुआ होगा घनत्व जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, यानी तल में अधिक होता है और ऊपर उठते उठते घनत्व घटने लगता है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। बिल्कुल गलत कहा गया है। समुद्र तल पर कैसा होता है? अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो घनत्व घटता जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला यानी कि ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। केवल ए तथा बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है? नरौरा उत्तर प्रदेश में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा तारापुर महाराष्ट्र में। क्या है दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट यहीं पर स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है? इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पर कपास के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आपको बताते हैं। कपास को उगाने के लिए कितने दिन पाला रहित होने चाहिए? 210, यानी कि 210 जो दिन है ना वो पाला रहित यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे दिन होने चाहिए। और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये कथन 100% यहाँ पर सही दिया गया है। इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि धूप की आवश्यकता होती है। वर्षा में कपास का उत्पादन नहीं होता है, इसको धूप चाहिए, वर्षा थोड़ी ना चाहिए। इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है। किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास को उगाने के लिए। यहाँ पर आपके बी और सी गलत दिए गए हैं, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा। केवल ए सही है, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 लद्दाख के बारे में। लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चराने पर निर्भर रहते हैं। कारण, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है फिर भी धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। लद्दाख जो है ना अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी
चराने पर निर्भर है, यानी कि जानवरों को चराने पर ही निर्भर है। ये बात एकदम सही यहाँ पर कही गई है। इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, बिल्कुल अच्छी बारिश होती है, फिर भी धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये गलत है। जब बारिश होती है तो धरती बिल्कुल सिंपल सी बात है, धरती कैसी होगी, उपयुक्त होगी। यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। पहला वाला राइट होगा, दूसरा गलत होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जान लो, संघ यानी कि बौद्ध धर्म से पूछा गया है। कहाँ से? बौद्ध धर्म से आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म में संघ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? संघ हुआ करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे। घरों में नहीं रह सकते थे, संघ फिर क्यों बनाए गए थे? उनको संघ में ही रहना पड़ता था। पहला यहाँ पर गलत। उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, है ना? ये बात तो सही कही गई है, उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी गांव या शहर में जाकर के। संघ में प्रवेश के लिए दासों को अपनी स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी। दासों को अपनी स्वामियों की अनुमति नहीं लेनी होती थी, ये यहाँ पर गलत कहा गया है, परंतु अनुमति यहाँ पर लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश के लिए एक स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी, इसलिए गलत है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सेकेंड विकल्प हो जाएगा। उनको निश्चित समय में गांव अथवा शहर में जाकर के भीख यानी कि भिक्षा मांगनी पड़ती थी। करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कहता है कि निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। रीड और मुनरो का तर्क था दक्षिण में सीधे किसानों के साथ ही बंदोबस्त करना चाहिए। कारण, रीड और मुनरो को लगता था उत्तर से भिन्न दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। दक्षिण भारत में लागू की गई थी। किसने लागू की थी? रीड और मुनरो दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू किया था। रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था? सीधे किसानों से ही कर वसूला जाता था। सीधे किसान लोगों से ही कर वसूला जाता था। एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त से। बंदोबस्त मुख्य तौर पर 3 प्रकार के जारी किए गए थे। अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रकार के बंदोबस्त लागू किए थे। पहला बंदोबस्त था स्थायी बंदोबस्त, जिसको 1793 में लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 1793 में किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ये किया गया था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। किस क्षेत्र में? बिहार हो गया, बंगाल हो गया, वर्तमान का बंगाल नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने का बंगाल और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में इसने लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। इसमें कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? स्थायी बंदोबस्त में कर वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों को दी गई थी। किसको? जमींदारों को दी गई थी। और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है महलवाड़ी से। महलवाड़ी व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 1822 में हुई थी। होल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। यह व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी। इसमें किसको मुखिया बनाया गया था कर वसूलने के लिए? गांव के प्रधान को। किसको? गांव का प्रधान हो या मुखिया हो, उसको यहाँ पर क्या बनाया गया था? उसको ही यहाँ पर बनाया गया था कर वसूलने के लिए, गांव के मुखिया को। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, पहला यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड का आपको यहाँ पर मिलान करना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन प्रदीप्ति व्रत के होने का समय बताता है। पृथ्वी पर बराबर रात और दिन कब होते हैं? विषुव में पृथ्वी का घूमना। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। पहले का किसके साथ जाएगा? थर्ड के साथ। पहले का थर्ड
पहले का थर्ड इसमें भी दिया गया है, किसमें, सेकेंड में भी और फोर्थ में भी। बी का किसके साथ है, पहले के साथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, सेकेंड विकल्प ही यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कॉल सेंटर किसे कहते हैं? दूरभाष सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय को, उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय को, पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ का एक आधुनिक रूप, बड़े पैमाने पर बनाए गए साइबर कैफे। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय को क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर यहाँ पर बताइए। किसके बारे में, झूम खेती। झूम को खेती को स्थानांतरणशील कृषि यानी कि स्थान बदलने वाली खेती के नाम से जानते हैं और इसी को कर्तन दहन खेती के नाम से भी जानते हैं। कर्तन दहन, काटकर जो खेती जला दी जाती है यानी कि पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है, उस कृषि को झूम खेती कहते हैं या कर्तन दहन खेती भी बोलते हैं, ठीक है ना। झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। क्या ये बात यहाँ पर सही कही गई है या यहाँ पर गलत कही गई है? बिल्कुल गलत ही यहाँ पर कही गई है, यानी कि ये बात कैसी है, गलत कही गई है। झूम खेतीहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ था। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतीहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया था। ये बात करेक्ट यहाँ पर कही गई है। पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो किसान लोग थे, उन्होंने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया था। ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ए गलत है परंतु बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्रीमलू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया जिस पर उनकी मृत्यु हो गई? एक व्यक्ति थे दक्षिण भारत से जिनका नाम था पोट्टी श्रीमलू, जिन्होंने क्या किया था, उपवास रखा था अलग राज्य बनाने के लिए, है ना। तो उनकी मृत्यु हो गई थी। वो किस भाषा समूह के लिए मांग करते रहे, आपको यहाँ पर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका तेलुगु। तेलुगु भाषी क्षेत्र बनाने के लिए वे अनशन पर बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है? किस घटना का असम के साथ संबंध है? मोपिला विद्रोह का, दक्कन उपद्रव का, खिलाफत आंदोलन का या स्वदेशी आंदोलन का? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? इसमें हुआ था अंग्रेजों की जितनी भी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना यहाँ पर अपनाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, है ना। खिलाफत आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था, जिसको कब शुरू किया गया था आप लोग जानते हो, 1920 में इसको शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन को, है ना। गांधी जी ने इसमें क्या किया था, जो मुसलमान लोग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। असहयोग आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 18 नंबर का। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा एस गोलवलकर या बीडी सावरकर, आचार्य कृपलानी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोला। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताता हूँ। भोपाल की जो बेगमें थीं, है ना, उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले थे। ये बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कही गई है। पंडिता रमाबाई थी जो कि किस पुस्तक की रचना इन्होंने की थी? स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की थी। क्या यहाँ पर ये कथन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा या यहाँ पर ये गलत होगा?
ये यहाँ पर गलत होगा। क्यों गलत होगा आप लोग समझो। पंडिता रमाबाई ने स्त्री पुरुष की रचना नहीं की थी। किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने की थी। ताराबाई शिंदे एक महिला का नाम है जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी थी, जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों की सामाजिक स्थिति का क्या किया गया था? आलोचना की गई थी। इसलिए इसको स्त्री पुरुष आलोचना नाम से भी जानते हैं। जिसको किसने लिखा था? ताराबाई शिंदे ने लिखा था। इसलिए सी वाला यहाँ पर गलत होगा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे। ये भी करेक्ट होगा, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील है? महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होती हैं। अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती हैं। बहुत सी महिलाएं अपने पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती हैं। आपको यहाँ पर बताना क्या है? बताना है आपको सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील को आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो? ये सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद या दलील यहाँ पर बताई गई है। यही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है। करेक्ट आंसर होगा हाथ या हस्त को मेनू के नाम से जानते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का पूरा नाम क्या है? हस्तलिपि। इसको हस्तलिपि बोलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट को जो हाथों से लिपियां लिखी जाती थी प्राचीन काल में, उन्हीं को पांडुलिपि या हस्तलिपि के नाम से जाना जाता था। जो पहले जमाने में यानी कि प्राचीन काल में मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो किस पौधे के पत्तों पर या किस छाल के पौधे पर लिखी जाती थी? क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक पौधे का नाम है या वृक्ष का नाम है भुर्ज नामक पेड़। भुर्ज नामक जो पेड़ है, इसकी छाल पर पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था, है ना? किस पर? भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर। और ताड़ पत्र पर भी लिखे जाते थे। ताड़ पत्र पर भी लिखे जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा हाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। सही विकल्प चुनिए। यह लोहे का बना है। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। चलिए आपको सबसे पहले NCERT में इसको बताना चाहूँगा। यहाँ पर लौह स्तंभ के बारे में आपको बता देता हूँ। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है। वजन 3 टन से ज़्यादा है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, जो कि संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। तो यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान तरीके से भी बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा इसकी ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है। वजन कितना है? 3 टन से ज़्यादा है। निर्माण कब हुआ था? 1500 साल पहले निर्माण हुआ था। इस अभिलेख में चंद्र नामक के राजा का उल्लेख भी मिलता है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे, है ना? और इसमें जंग अभी तक नहीं लगी है। तो इतना आप लोगों को मैंने बता दिया। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। यहाँ पर बताया गया है यह लोहे का बना है। करेक्ट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है। गलत हो जाएगा। कितनी ऊंचाई बताई गई है? 7.2 मीटर ऊंचाई बताई गई है। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था। नहीं, ये भी गलत है। कब बना था? 1500 साल पहले बना था। इसका वजन 3 टन के बराबर है। 3 टन के बराबर या 3 टन से ज़्यादा बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा आपका? ए राइट होगा और डी। ए और डी यहाँ पर राइट होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे।
ए और डी सही है, जबकि बी और सी गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था वह था फाइयान, ह्वेन त्सांग, आइचिंग सुंगयुन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ह्वेन त्सांग या ह्वेन त्सांग, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसको आप लोग कैसे याद रखोगे? हर्षवर्धन का नाम हा से शुरू होता है और जो इसके दरबार में आया था ह्वेन त्सांग, उसका भी नाम हा से शुरू होता है। तो आप लोग इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। कौन? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना करी थी। किसकी? हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने करी थी? बाणभट्ट ने की थी। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए यहाँ पर है खड़े किए गए हैं? महापाषाण जमीन के आधिपत्य के लिए, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, परिवार को जन्म देने के लिए, कब्रगाहों के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कब्रगाहों, यानी कि जो कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान को दिखाते हैं महापाषाण काल, है ना। महापाषाण काल किसका संकेत करते हैं? कब्रगाहों का संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। उपरोक्त दीक्ष या दीक्षा किसने दी? तो ये कथन किसका है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये कथन यहाँ पर किसका दिया गया है? महावीर का, ऋषभदेव का, गौतम बुद्ध का या शंकराचार्य का? करेक्ट आंसर है होगा यहाँ पर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा था जो हमारा जीवन है ये कैसा है? दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। इसका कारण भी उन्होंने बताया था हमारी इच्छा और लालसाएं हैं जो कि कभी भी पूरी नहीं होती हैं। इच्छाएं व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं होती है, वही दुख और कष्ट का कारण बनता है। ये गौतम बुद्ध ने बताया था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अभिकथन ए, पूरी 19 यहाँ पर क्या लिखा है? 19 यहाँ पर है 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई। कारण, 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। क्या दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हैं या गलत हैं? ए सही है या आर सही है? आपको यहाँ पर बताना है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, किसके बारे में आपको बताना चाहूँ? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये है कि जो 19वीं शताब्दी का दौर था, इसमें बहुत से लोगों का उदय हुआ था। उसमें से आपकी पंडिता रमाबाई थी, ताराबाई शिंदे थी, राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति हुए, है ना। इन व्यक्तियों ने सती प्रथा होगी, इनको सबको क्या किया था? बंद करने का प्रयास किया था। महिलाओं को शिक्षित होने के लिए इन्होंने विभिन्न कदम उठाए थे। किसी ने कहीं पर विश्वविद्यालय खोले महिलाओं के लिए, विधवा पुनर्विवाह भी होने लगे। ये सब कुछ होने लगा था 19वीं शताब्दी में। कब? 19वीं शताब्दी में होने लगा था। तो 19वीं शताब्दी को विचारकों का काल भी कहते हैं ना, बदलाव का काल भी कहते हैं। तो 19वीं सदी में क्या हुआ था? अधिकतर शिक्षित महिलाओं की घर पर ही पढ़ाई हुई थी। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बताया गया है। 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, ये भी सोचते थे, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके यहाँ पर कैसे होंगे? दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, सही कारण भी यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय या थीम क्या थी? दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का वयोवृद्ध किस नाम से जानते हैं? इनको वयोवृद्ध या ओल्ड मैन के नाम से, वयोवृद्ध व्यक्ति या मतलब कि वयोवृद्ध के नाम से इनको जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को, इनकी पुस्तक का नाम क्या? पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि किस पर आधारित थी? ये दोस्तों इनकी पुस्तक जो आधारित थी ब्रिटिश भारत सरकार के अभिशासन और प्रबंधन संचालन पर, ठीक है ना। औपनिवेशिक काल में मुख्यतः बुनकरों को दिए जाने वाले वेतन के भुगतान के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन राज के आर्थिक प्रभाव के बारे में। यहाँ पर ये ब्रिटिश शासन का जो राज था उसके जो आर्थिक प्रभाव थे,
आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए थे उसके बारे में पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक बताती है, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो कि ब्रिटिश कालीन आर्थिक प्रभाव के बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ताप कटिबंध का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर किया जाता है। शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा कम ताप देती हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर केवल और केवल सी हो जाएगा। क्यों होगा उस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लो। शीत कटिबंध में क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं और कम ताप देती हैं। जैसे आपको मानचित्र में समझाना चाहूँ, शीत कटिबंध किन क्षेत्रों में पड़ते हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी कि ऊपर वाले ध्रुवीय क्षेत्र में शीत कटिबंध पड़ते हैं। यहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर शीत कटिबंध पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, किरणें कैसी पड़ती हैं, यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड अधिक पाई जाती है ना। ये करेक्ट यहाँ पर कहा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्या बोलते हैं, शीतोष्ण नहीं बोलते बल्कि किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, ना कि शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ताप कटिबंधों का वर्गीकरण देशांतरों के आधार पर नहीं किया जाता है। ये गलत यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। किस आधार पर किया जाता है, ये किया जाता है अक्षांश के आधार पर। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं और देशांतर कैसी होती हैं। ग्लोब पर जो इस प्रकार की रेखाएं खिंची होती हैं इनको देशांतर रेखा बोलते हैं, जबकि अक्षांश रेखा इस प्रकार की जो पड़ी रेखा होती है इनको अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा किस नाम से जानते हैं, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका मान 0 डिग्री होता है। इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है, इसके ऊपर कर्क रेखा होती है जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है। और इसके नीचे कौन सी होती है, मकर रेखा होती है जिसका मान 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। यानी कि दक्षिण में स्थित रेखा को मकर बोलते हैं, उत्तर में स्थित रेखा को कर्क बोलते हैं। दोनों के बीच वाले यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि जो सूर्य होता है ये सर्वाधिक ऊष्मा किस क्षेत्र में देता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक ऊष्मा यहाँ पर प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पर हमेशा ही गर्मी बनी रहती है, धूप यहाँ पर ज्यादा निकलता है। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। और सूर्य की किरणें ध्रुवों पर यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं पड़ पाती हैं क्योंकि यहाँ पर तिरछी पड़ती है, यहाँ पर सर्दी पड़ती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है ना, तो शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम ताप देती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही है। मृदा आवरण को बचाने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। तीव्र ढालों पर सपाट सतह पर बनाई जाती है ताकि मृदा अपरदन कम हो सके। पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। समोच्च रेखाओं पर पत्थर, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाना। तो समोच्च रोधिकाओं में क्या होता है, समोच्च रोधिकाओं में क्या होता है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर होगा समोच्च रेखाओं पर पत्थर, घास, मृदा आदि की रोधिकाएं बनाई जाती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 4 विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन। एक प्रारंभिक या माध्यमिक स्तर की कक्षा में खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संप्रत्तियों में से क्या प्रयोग में लाया जाना चाहिए, है ना। किसके बारे में बताया गया है, खनिजों संरक्षण, जो खनिजों का संरक्षण होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। पुनः प्रयोग, खनिजों का पुनः प्रयोग करने के बारे में आप बताओगे या नवीकरण संसाधन के बारे में बताओगे, कम प्रयोग के बारे में बताओगे या पुनर्चक्रण के बारे में आप लोग बताओगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा होगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। नवीकरण जो है, खनिजों के संरक्षण पर
नहीं, ये नवीकरण। नवीकरण आपके कैसे स्रोत होते हैं? जो नए होते हैं। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा को सम्मिलित किया गया। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, है ना, इनको सम्मिलित किया गया, जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। परंतु जो खनिज होता है, खनिज जो होता है, ये कैसा संसाधन है? अनवीकरण है, यानी कि ये परंपरागत संसाधन है, एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए नवीनीकरण यहाँ पर नहीं होगा, पुनः प्रयोग करना चाहिए होगा, कम प्रयोग करना चाहिए होगा और इनका पुनर्चक्रण करना चाहिए। तभी हम लोग खनिजों को बचा सकते हैं, यानी कि उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए और सी और डी होगा। ए, सी और डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 32। अभिकथन, सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है। कारण, सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और देखभाल। क्या आपके ये दोनों कथन यहाँ पर राइट दिए गए हैं या गलत दिए गए हैं? चलिए आपको बताता हूँ, दोनों आपके सही दिए गए हैं। जो सरकार होती है, हम लोगों से क्या वसूला करती है? धन, यानी कि कर, टैक्स लिया करती है। और कारण भी यहाँ पर बताया गया, कर इसलिए लेती है, कुछ सेवाएं जो प्रदान करी जाती हैं, है ना, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी वेतन देना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, उनको भी यहाँ पर धन देना पड़ता है देखभाल के लिए, है ना। तो इसलिए सरकार क्या करती है? कर, यानी कि टैक्स वसूला करती है। तो दोनों इसलिए यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33। महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? कानून और दिशा निर्देश, जानकारी और जागरूकता, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञापन और हिमायत। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बता देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन, है ना। सार्वजनिक जो रैलियां की जाती हैं या जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज उठाता है। किसके द्वारा अपनी आवाज महिलाएं उठाती हैं? है ना, सार्वजनिक रैलियों के द्वारा और प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज उठाती हैं, जो कि अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली तरीका माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर तथा बाजार अर्थव्यवस्था में उनके सही चयन कीजिए। बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, बाजार की अर्थव्यवस्था के बारे में। जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं तथा उनके गट्ठर बनाती हैं। बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था को आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो आपको एक प्रकार से इनको क्रम में लगाना है। क्या करना है? एक प्रकार से आपको यहाँ पर क्रम में लगाना है। जैसे सूत है, क्या है दोस्तों? कपास सबसे पहले खेत में पैदा होता है, यानी कि खेत में ये कपास होता है। कपास से क्या बनता है? कपास से दोस्तों आप क्या सूत बनता है या रुई बनती है? कौन सबसे पहले बनता है? फिर बुनकर कब काटता है, कब इनको करता है? आपको वही वाला यहाँ पर बताना है, इनका क्रम आपको यहाँ पर बताना है। चलिए सबसे पहले आपको क्रम के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर कपास उगाई जाती है। कपास वाला तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है। चलिए उसके आगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसके आगे यहाँ पर क्या होगा? जिनिंग मिलें जो होती हैं वो रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो रुई होती है उनको साफ करके उनके गट्ठर बनाए जाते हैं। गट्ठर बनाने के बाद सूत काटने वाली मिलें जो होती हैं वो रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। ये पहले नंबर की बात हुई और ये दूसरे नंबर की यहाँ पर बात हुई, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। ये तीसरे नंबर की बात हुई। जब बुनकरों को सूत दे दिया जाता है तब बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। तो ये 4 नंबर की बात हो गई। अब आपको यहाँ पर क्रम में लगा देना है। पहला यहाँ पर आएगा ए। ए किसमें है? ए आपके चारों में दिए गए हैं। ए के बाद कौन सा आएगा यहाँ पर? ए के बाद आएगा सी, यानी कि सेकेंड वाला किसमें है? सी। ए के बाद सी। ए के बाद सी किसमें है? आपका सेकेंड में है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद कौन सा आएगा, डी यानी कि थर्ड आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। नहीं समझा फिर एक बार समझ लो, क्या दिक्कत है समझने में। बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है आपको, क्रम में इनको लगाना है। क्या करना है, क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर होगा रुई जो होंगी उनको साफ किया जाएगा, उनके गट्ठर बनाए जाएंगे, सबसे पहला किया जाएगा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा सूत काटने वाली मिलों में सुई जो सूत जाएगा और नई यहाँ पर रुई को खरीदा जाएगा। सूत के व्यापारी सूत को खरीदते हैं, सूत को खरीदने के बाद सूत के व्यापारी बुनकर को सूत देते हैं, बुनकर इनसे कपड़ा बनाता है। तो यही क्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फातिमा खेतीहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। वह न्यायालय में अपने जा सकती है के अधिकार हनन की दलील लेकर। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है किस अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षण का अधिकार, समानता, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर होगा जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है ना। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। तो वो जीवन के अधिकार का यहाँ पर क्या हुआ है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है। वह न्यायालय में जा सकती है अनुच्छेद 21 के अधिकार हनन की दलील लेकर। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जीवन का अधिकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं। कौन से मूल्य अंतर्निहित हैं आपको बताना है। राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है, यह किसको संदर्भित करता है आपको यहाँ पर बताना है। एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को न्यायपालिका संविधान के दुभाषिया के रूप में, मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में, या खुला परीक्षण के रूप में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को यहाँ पर बाध्यकारी करता है ना। भारत में जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन की। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफी कमी आई, जो कहता है, क्या कहता है, सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों में बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए, ये कहता है। नहीं, ये आपका यहाँ पर गलत है। डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का स्विच किया जाना चाहिए। ये तो बात सही है। अगर आप लोग प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करोगे तो वायु प्रदूषण से बचा जा सकता है। डीजल कारों की संख्या में अगर बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, इसलिए वायु प्रदूषण आपका होगा। ये गलत होगा ना। सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, वाहनों पर सड़क प्रदूषण, ये भी गलत है। सड़क प्रदूषण यहाँ से आपसे पूछा है वायु प्रदूषण से, ना कि सड़क प्रदूषण से, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा। हम लोगों को किसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे जैसे दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर सीएनजी से युक्त जो गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर उपयोग में अधिक से अधिक लाया जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर डालता है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसकी एक उदाहरण है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, जो कि यहाँ पर कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। बिना NCERT के आप लोग इन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, आदिवासियों के जो धर्म है, जो धर्म होते हैं, आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। जैसे आप लोग किसी भी क्षेत्र में रहते हो, वहाँ पर जो धार्मिक क्षेत्र होता है वो आसपास के क्षेत्रों पर भी उन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, सही हो जाएगी यहाँ पर।
उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ हो गया, बंगाल व असम की शक्ति परंपराएं इसका एक उदाहरण है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ पाया जाता है, उसी प्रकार बंगाल व असम में शक्ति परंपराएं पाई जाती हैं, जो कि क्या है, जो कि अपने अपने साम्राज्य में प्रचलित होती हैं। इसलिए दोनों करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस विषय पर ध्यान केंद्रित करना प्रासंगिक है? सकारात्मक विभेद पर, है ना, सकारात्मक विभेद पर। न्यायपरता और बराबरी में अंतर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, डॉक्टर अंबेडकर के बचपन के अनुभव, भारत के किस विश्वविद्यालय की उच्च रैंकिंग है? आपको यहाँ पर सकारात्मक विभेद पर चर्चा करनी है, तब आपको यहाँ पर कौन सा प्रासंगिक यहाँ पर सबसे उपयुक्त माना जाएगा, जो कि ध्यान केंद्रित करता हो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करती है? ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को। प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में कहा, उसके सार का संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना। क्या टिप्पणी लिखना ये सही होगा या गलत होगा? तो ये यहाँ पर गलत होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना, संविधान के सिद्धांतों को हमेशा पालन करने का संकल्प लेना, क्या इससे समीक्षात्मक चिंतन कौशल होगा? नहीं होगा। भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। समीक्षा आपको करनी है, क्या करनी है आपको? समीक्षात्मक कौशल को विकसित करने के लिए समीक्षात्मक चिंतन करना है। समीक्षात्मक चिंतन यहाँ पर किस ऑप्शन में दिखाई पड़ता है? विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए विचारों को सारांशित करना, जिससे क्या होगा? समीक्षा हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगी, यानी कि समीक्षात्मक चिंतन कौशल को यहाँ पर विकसित करने की बात करता है। ठीक है ना, राजनीतिक विज्ञान आपसे पूछा गया है ना, इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सेकेंड विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भूकंप के विषय का परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है? अगर आप शिक्षक अथवा शिक्षिका हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना क्या है? भूकंप विषय को पढ़ाना है। उससे पहले आप लोग बच्चों को क्या चीज समझाओगे? शैलभूत मैग्मा को, बहिर्जात बल को, स्थल मंडल को या उपकेंद्र को? बहिर्जात बल को नहीं समझाएंगे, क्योंकि भूकंप जो आता है ये किस कारण से आता है? अंतर्जात। जो अंतर्जात जो बल होते हैं उन्हीं के कारण ये क्या होता है? भूकंप आता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आपका होगा, है ना, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। इसको सबसे पहले आप लोग काट दो जिसमें सेकेंड वाला दिया हो, तो बचेगा आपका कौन सा? सेकेंड विकल्प यहाँ पर बचेगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैग्मा, मैग्मा में क्या होता है? लावा होता है। लावा कैसे बनता है, कैसे निकलता है? जब भूकंप आपके निकलते हैं तो उसमें लावा भी निकलता है अधिक मात्रा में, तो लावा का भी ज्ञान बच्चों का होना चाहिए यहाँ पर, है ना। और उसके साथ स्थल मंडल, स्थल मंडल से ही भूकंप का उद्गार होता है, स्थल मंडल से ही भूकंप आपके निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड यानी कि सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, समाचार पत्र के एक लेख में बताया गया है कि एक नियोक्ता ने उम्मीदवार से पूछा कि वे किस राज्य से हैं और उनके अनुसार निर्णय लिया गया कि उनका साक्षात्कार लेना है या नहीं लेना है। उपरोक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर समझो। उम्मीदवार से पूछा गया है कि वे किस राज्य से हैं, चाहे किस भी राज्य से हो, इससे किसी को लेना देना यहाँ पर नहीं होता है। ये शोषण के विरुद्ध का अधिकार है या रोजगार का अधिकार का उल्लंघन करता है, बराबरी का या स्थानीय लोगों के लिए सकारात्मक भेद का। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बराबरी का अधिकार। यहाँ पर किसका अधिकार छीनने का प्रयास किया गया? बराबरी का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, किसी भी राज्य में जाकर के नौकरी कर सकता है, ये
समानता का अधिकार में बताया गया है ना, समानता के अधिकार में बताया गया है, इसलिए बराबरी का या समानता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही थर्ड विकल्प आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्री कमल अपने छात्रों को सामाजिक विज्ञापन सोशल एडवर्टाइजमेंट की अवधारणा समझाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे कम प्रासंगिक पूछा है। एक तरीके से आपको गलत वाला बताना, यानी कि बिल्कुल कम चर्चा में हो ऐसा आपको बताना है, वो भी सामाजिक विज्ञापन के बारे में। स्वच्छ भारत अभियान पर पट विज्ञापन का प्रदर्शन, कन्या भ्रूण हत्या पर चर्चा वितरण, धूम्रपान के दुष्परिणामों पर समाचार पत्र का विज्ञापन, एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया है कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे। आपको यहाँ पर कम प्रासंगिक वाला बताना है, ठीक है ना। कम प्रासंगिक वाला इन उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आपको दिखाई पड़ रहा है, वो उदाहरण यहाँ पर कौन सा होगा, चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो यहाँ पर उदाहरण आपका हो जाएगा जो कि बिल्कुल कम प्रासंगिक है। एक राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र जिसमें बताया गया कि वे किन मुद्दों पर काम करेंगे, है ना। एक दल की बात करी गई, अगर बहुत से दल की बात करी जाती तो यहाँ पर सही मान लिया जाता। किसी ऐसे दल की बात करी गई है जो कि आपका कुछ लेना देना नहीं रखता, यानी कि कम ही उसको प्रासंगिक है, ठीक है। और ये आपके कैसे मुद्दे, ये अधिक प्रासंगिक वाले हैं। कन्या भ्रूण हत्या ये भी प्रासंगिक मुद्दे में आता है। धूम्रपान के दुष्परिणाम पर समाचार पत्र में विज्ञापन ये भी प्रासंगिक में आता है। आपको कम प्रासंगिक वाला बताना था, जो कि ये चौथा आपका कम प्रासंगिक वाला है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका चौथा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको बताना है किसके बारे में, हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में। गर्म दिनों में खड़ी कारें, उच्च तापमान वाले शहरों के ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज, समुद्र का स्तर बढ़ना, वनों और वृक्षों का विनाश। ठीक है, आपको बताना क्या है, हरित गृह प्रभाव के बारे में बताना। किस उदाहरण में हरित गृह प्रभाव की बात आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर गर्म दिनों में खड़ी कारें, अगर आप लोग क्या करोगे, जैसे जो गर्म दिन होते हैं ना, गर्मी वाले दिन, अगर आप लोग कार को खड़ी कर दोगे तो कार के अंदर क्या होगा, कार के अंदर एकदम तीव्र ऊष्मा प्रकट हो जाएगी, यानी कि भयंकर गर्मी उसके अंदर पैदा हो जाएगी, जो कि हरित गृह के प्रभाव के कारण ही होती है। ठीक है ना, हरित गृह प्रभाव के कारण ही यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, एक भूगोल शिक्षक समुद्र की धाराओं पर एक पाठ शुरू कर रहे हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय को प्रारंभ कर सकता है, यानी कि वो बच्चों को पढ़ाएगा क्या, समुद्र की धाराओं पर। तो वो कहाँ से प्रारंभ करेगा, स्थल मंडलीय प्लेटें से, अक्षांश, जलचक्र या वायु से। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बताएगा वायु के बारे में। किसके बारे में, वायु के बारे में। अगर वायु का ज्ञान होगा तो समुद्र की धाराओं पर भी बच्चे को यहाँ पर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 47, मुगलों के अधीन वास्तु विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग कौशल को बढ़ावा देती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड विकल्प। भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया, है ना, कैसे योगदान दिया, ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, इसमें कहा गया है स्मारकों के निर्माण के लिए सामग्री कैसे क्रय की गई, यानी कि कैसे खरीदी गई, तो इससे आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता नहीं दिखाई पड़ता है। मुगल वास्तुकला और पारसी वास्तुकला के बीच में क्या समानताएं थी, क्या समानताएं थी, इससे भी आलोचनात्मक सोच आपको यहाँ पर बढ़ती या बढ़ावा देती नहीं दिखाई पड़ती है। शाहजहां काल की या शाहजहां की वास्तुकला उपलब्धि कौन कौन सी थी, उसकी उपलब्धि से थोड़ी ना मतलब है। आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने का जो उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है वो है भारत में मौजूद वास्तुकला शैलियों में मुगलों ने कैसे योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 48, भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा क्या होगा यदि
पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे। छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर चुने। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या होगा आप सभी लोग जानते होंगे। पृथ्वी के उत्तरी हिस्से को हर समय चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा। क्या ये बात यहाँ पर सही बताई गई है? आपको यहाँ पर बताना है, ये बात गलत बताई गई है। पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा भाग अंधकार में रहेगा। ये तो बात सही कही गई है। जैसे जो पृथ्वी है अगर इसी वक्त घूमना बंद कर दे, है ना, घूमना बंद कर दे तो एक जगह पर क्या रहेगी, हमेशा ही रात रहेगी और दूसरी जगह पर हमेशा ही अंधेरा रहेगा। यानी कि एक भाग में अंधेरा रहेगा, एक भाग में रोशनी रहेगी। ये बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। वर्षा की लंबाई ये गलत है, भारत में हर समय ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट आपका सेकंड विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 49, एक आकलन कार्य में छात्रों को पृथ्वी के अक्षांशों और ऊष्मा क्षेत्रों को दर्शाने वाला चित्र बनाने के लिए कहा गया है। कैसा चित्र बनाने के लिए कहा गया है? पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र को दर्शाने वाला। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जाएगा? नहीं यानी कि गलत वाला आपको बताना है। 3 यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे, 1 गलत होगा। किसके बारे में? अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र के बारे में। भूमध्य रेखा के संबंध में कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति। पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसे सूर्य का अधिकतम प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष का आकलन नहीं किया जाएगा। पृथ्वी का आकलन, जो पृथ्वी के अक्ष का आकलन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी के अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र को दर्शाने वाला जो चित्र होगा वो कर्क और मकर रेखा की स्थिति भी बताएगा। ये बात करेक्ट है, ठीक है ना। सूर्य कहाँ पर अधिक चमकेगा या कहाँ पर अधिक ऊष्मा अपनी देगा या कम देगा ये भी बताया जा सकता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्र को भी दर्शाया जा सकता है, परंतु पृथ्वी के अक्ष को नहीं दर्शाया जा सकता है, अक्षांश और ऊष्मा क्षेत्र को दर्शाने वाला चित्र। ठीक है ना, आपका ये गलत यहाँ पर है, नहीं वाला आपको बताना था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 50, शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। आर्द्रता वाले शहर में आखिर होता क्या है? यहाँ पर होता है नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक टाइम क्यों लगता है। यानी कि आर्द्रता वाले दिन में क्या होता है, कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है, जो कि मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है। यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत, यानी कि पहला प्राथमिक स्रोत यहाँ पर होगा रोमिला थापर की पुस्तक अर्ली इंडिया, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं पर एक अध्ययन, हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय, हड़प्पा काल के जीवाश्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राथमिक स्रोत क्या होता है। जो प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित हो, जो प्रत्यक्ष हो, उनको बोलते प्राथमिक स्रोत, है ना, प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। जैसे हड़प्पा काल की कलाकृतियां का एक संग्रहालय है, वहां पर हड़प्पा काल की वस्तुओं को रखा गया, यानी कि वो प्रत्यक्ष वस्तुएं हड़प्पा काल के, जो कि प्राथमिक स्रोत का यहाँ पर काम करेंगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक है। इससे वीडियो को अपने 4-5 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।